नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3A के ऑनलाइन स्टडी में। और हमेशा की तरह आज हम जुड़ चुके हैं एक नया टॉपिक के साथ, प्रकाश के परावर्तन के साथ। ठीक है, आज हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन क्या है और इससे रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे। दर्पण क्या है इसके बारे में जानेंगे, प्रतिबिंब क्या है इन चीज़ों के बारे में जानेंगे और प्रकाश के बारे में भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश के परावर्तन, और इस फिजिक्स का पहला चैप्टर भी है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश क्या है और परावर्तन क्या है। तो पहले हम आते हैं प्रकाश पे। प्रकाश क्या होता है दोस्तों? हमारे आसपास के जितनी भी चीजें हैं वो हमें दिखाई दे रही है, जिस माध्यम से ये चीजें दिखाई दे रही है वो प्रकाश ही है। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश से उस किसी वस्तु पर टकराता है और उस वस्तु से टकराया हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक आती है, तभी हम कुछ वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो इससे एक लाइट जा रही है आपके आंखों तक और उससे आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। या फिर मान लीजिए आपके आसपास में जैसे आप किताब रखा हुआ हो, कॉपी रखा हुआ है, तो उन चीज़ों को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस पर टकराती है और वो प्रकाश हमारी आंखों पे आती है। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, जैसे कि आप अंधेरी मान लीजिए कि आप किसी कमरे में हो, वो उसमें बिल्कुल लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, तो हम क्या करते हैं कि किसी चीज को देखने के लिए जब टॉर्च बांटते हैं तो अपने आंख पे नहीं बांटते, उस वस्तु पे बांटते हैं जिसे हमें देखना है। जब टॉर्च हम जलाते हैं तो हम किस पे फोकस देते हैं? जिस वस्तु को हमें देखना है उसको हम ढूंढते हैं टॉर्च से, ना कि हम अपने आंख पे बांट के ऐसे ढूंढते हैं कहाँ है। ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उस वस्तु पे प्रकाश जाएगा तभी वो वस्तु हमें दिखाई देगी, यानी कि प्रकाश उस वस्तु पे जाएगा और वो टकरा के हमारे आंखों तक आएगी, तभी हम वस्तु को देख पाएंगे। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए आगे हम चीज को देखते हैं। तो प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश की एक गुण होती है, ठीक है, कि वो सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। आगे हम सोचते हैं, जो प्रकाश है, प्रकाश एक ऊर्जा भी है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। याद रखिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा है। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है तो उसमें क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो प्रकाश भी एक क्या है? ऊर्जा है। अब समझेंगे प्रदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त वस्तु क्या कहलाती है? तो प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है। जैसे जो जलता हुआ बल्ब क्या है? प्रदीप्त है। वो जल रहा है और उससे जो रोशनी आ रही है उससे हम चीजों को देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे दीप जल रहा है, आप जलाते हो दीपावली में दीप, तो उससे जो रोशनी आ रही है वो प्रकाश को फैला रही है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। इसका मतलब वो क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु क्या है? अप्रदीप्त वस्तु जैसे मान लीजिए कि आपके सामने किताब रखा हुआ है, कॉपी रखा हुआ है, यानी कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही है, जैसे किताब प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही है, कॉपी पेन प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रहा है, तो ये वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे मोबाइल आपका प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है अभी, तो ये क्या है? ये क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, तो प्रदीप्त क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, समझ में आ गया। अब समझते हैं किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है? तो जो प्रकाश जब भी प्रकाश चलती है तो अपने साथ एक समूह लेकर चलती है, या एक समूह के साथ प्रकाश चलती है। ठीक है, तो उन समूहों को किरण पुंज कहते हैं। सीधी सीधी बात है कि प्रकाश के कणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह जो है वो किरण पुंज कहलाती है। और ये किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। ये किरण पुंज
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है अपसारी, अपसारी किरणपुंज, एक होता है समांतर किरणपुंज और एक होता है अभिसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज क्या है ये समझते हैं। तो जब भी वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकले, एक बिंदु से निकले और चारों तरफ फैलती जाती है, तो ये क्या कहलाएगी? अपसारी किरणपुंज कहलाती है। जैसे आपके कमरे में जो बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब एक जगह से पूरे कमरे को रोशनी प्रदान कर रही है, तो क्या है यह अपसारी किरणपुंज है। ठीक है, अपसारी किरणपुंज है। तो अपसारी किरणपुंज जो एक जगह पे एक स्थान से बहुत मात्रा में या बहुत जगह पे रोशनी को फैला है। ठीक है, एक बिंदु से रोशनी क्या फैलती जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी? अपसारी किरणपुंज कहलाएगी। यानी किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैलती जाती है, फैल जाती है, तो वो क्या कहलाती है? अपसारी किरणपुंज कहलाती है। अब समझते हैं समांतर किरणपुंज क्या कहलाती है। तो वैसी किरणपुंज जो समांतर रेखा में गति करे या समान रेखा में गति करे, पैरेलल रेखा में गति करे, तो वो क्या कहलाएगी? समांतर किरणपुंज कहलाएगी। जैसे आपने लेजर लाइट जरूर देखा होगा, यहां से बारेंगे लेजर लाइट को तो एक बहुत पतली सी लाइट निकलेगी और बहुत दूर तक जाती है। वो फैलता नहीं है, बहुत पतला निकलेगा, वो दूर तक जाएगा। वो क्या है? तो एक प्रकार के समांतर किरणपुंज है। समांतर किरणपुंज ये मतलब समांतर रेखाओं में गति करे। जैसे सूर्य से आती हुई प्रकाश, सूर्य के प्रकाश क्या है? एक समांतर किरणपुंज के कार्य करती है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा कि सूर्य के प्रकाश कौन से किरणपुंज है? तो समांतर किरणपुंज है। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण है कि जो सूर्य से प्रकाश आ रही है वो क्या है? समांतर किरणपुंज है। अगर हम देखेंगे अभिसारी किरणपुंज क्या है। अभिसारी किरणपुंज क्या है? तो प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पे आके मिलती है तो वह अभिसारी किरणपुंज कहलाती है। जब प्रकाश की किरणें आके एक बिंदु पे आकर मिल जाए तो वह अभिसारी किरणपुंज कहलाती है। ये क्या कहलाएगा? अभिसारी किरणपुंज कहलाएगी। जब प्रकाश की किरणें आएगी और एक बिंदु पे आकर मिल जाएगी, संकेंद्रित हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी? अभिसारी किरणपुंज कहलाएगी। तो समझ में आ गया अपसारी, समांतर और अभिसारी। अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। देखिए, प्रकाश तो पढ़ लिए, अब परावर्तन क्या है? प्रकाश के परावर्तन क्या है? तो देखिए, कोई भी वस्तु हो वो प्रकाश के परावर्तन करती है। मतलब उससे प्रकाश आता है और उससे टकरा कर वापस जाता है। कोई भी वस्तु वो होता है। हाँ, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, तो वो कम परावर्तन करता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश के डायरेक्ट परिवर्तन कर देती है, टोटल का टोटल परिवर्तन कर देती है। जैसे हम मान लीजिए मैं टी शर्ट पहना, अब इसमें प्रकाश आ रही है और यहाँ पर टकराएगी, तो ये टी शर्ट का रंग कैसा है? काला है। तो ये क्या करेगा कि सब रंगों को अवशोषित कर लेगा और बहुत ही कम मात्रा में प्रकाश का परिवर्तन करेगा। ठीक है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जैसे सफेद वस्तुएं, वो प्रकाश के ज्यादा परिवर्तन करती है। सफेद वस्तुएं जैसे कोई रुमाल वगैरह है तो उस पर टॉर्च मारिए रात के समय में, तो क्या होगा कि वो चारों तरफ प्रकाश को उत्सर्जित करता है, फैलाता है, यानी कि परिवर्तन की प्रक्रिया वो करता है। तो सीधी सीधी बात है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है या दर्पण से टकराती है तो वो क्या होता है? उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश किसी वस्तु पर टकराती है और टकरा कर वापस लौटने की जो क्रिया होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अच्छा, ये परिवर्तन जो है ना, परिवर्तन के नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं इसको समझते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के प्रथम जो नियम है वो क्या कहता है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। चलिए इसको समझते हैं।
मान लीजिए ये कोई दर्पण है और इस पे एक कोई किरण आ रही है, यहाँ से टॉर्च बार रहे हैं तो यहाँ से किरण आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आ रही है तो आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि यहां से टकरा के इधर की ओर ये लौट रही है, तो इसे क्या हम कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यहाँ पे जो बिंदु होगा जहां पे ये टकरा रही है ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। आपतन बिंदु। अब ये आपतन बिंदु पे एक अभिलंब खींचा जाए, यानी कि लंब खींचा जाए इसके बीच में, इसे अभिलंब कहेंगे। बीचों बीच एक अभिलंब खींचा गया है, बीचों बीच एक अभिलंब खींचा जाए तो ये तीनों एक ही समतल में होगा। ये तीनों क्या होगा, एक ही समतल में होगा। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन, या इसी नियम को प्रकाश के परिवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा। ठीक है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है और इसी को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया प्रकाश के परिवर्तन का प्रथम नियम। अब हम समझते हैं प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम क्या है। तो क्या प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण, जो आपतित किरण से जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहेंगे। इससे क्या हम कहेंगे, आपतन कोण। और यहां से जो परावर्तित किरण हो रहा है इससे जो कोण बनेगा इसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान का बराबर होता है। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। ठीक है, यानी कि I = R। ठीक है, तो आपतन कोण का मान I और परावर्तन कोण का मान R दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान का बराबर होता है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। आपतन कोण 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। आपने देखा होगा आपके घर में जो मिरर होगा तो आप क्या करिए कि ऊपर की तरफ से ऐसे हाथ करके उस मिरर पे टॉर्च मारिए, तो उसका जो परावर्तन होगा वो कहीं दूसरे जगह पे आएगा। और जैसे जैसे आप ऐसे नजदीक करेंगे तो जो परावर्तन किरण है वो भी आपके नजदीक आता जाएगा, और एकदम सामने कर दीजिएगा तो सामने से परावर्तन होगा। तो ये क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन के दूसरे नियम से होता है। समझिए, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है, फिर से हम बता रहे हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये दूसरा नियम हो गया। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही समतल में होता है, ये प्रथम नियम हो गया। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही समतल में होता है और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के बराबर होता है, दोनों। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। ये तो समझ में आ गया प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। ठीक है, अब हम समझ लेंगे दर्पण क्या है। ठीक है, अब हम समझेंगे क्या दर्पण के बारे में, दर्पण क्या होता है। देखिए, दर्पण एक ऐसा सतह जिसका एक भाग कलई किया गया हो और दूसरा भाग परिवर्तन योग्य हो। मतलब एक हिस्से पर कोई ऐसा पदार्थ लगाया गया हो जिससे प्रकाश आर पार ना हो जा सके, और दूसरा हिस्सा परिवर्तन योग्य हो। जैसे आपके घर में मिरर जो है, उस मिरर में हम देखते हैं तो हमारा जो पिक्चर है या फोटो है उसमें बनता है, या हमारा प्रतिबिंब उसमें बनता है। आपने ध्यान दिया होगा कि मिरर के पिछले वाले हिस्से में पेंट किया रहता है, उसके पहले एक चांदी की परत चढ़ाई जाती है, तो उसको वही कलई बोला जाता है। ठीक है, तो एक हिस्सा कलई किया गया हो और दूसरा हिस्सा परिवर्तन योग्य हो, वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब देखिए, दर्पण जो है ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, जैसे कि यहाँ पे हम जो पिक्चर बनाए हैं वो समतल दर्पण में है, ये कहीं मुड़ा उड़ा नहीं है, स्ट्रेट लाइन मतलब समतल रूप में है, तो ये क्या है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि
इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, हम आप आईना वाईना देखते हैं तो वो समतल दर्पण ही होता है। अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण। समतल दर्पण मतलब कि वो समतल, वैसा समतल सतह जिसका एक भाग कलई किया गया हो और दूसरा भाग परिवर्तन योग्य है, तो वो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। अब समझेंगे हम गोलीय दर्पण क्या कहलाएगा। गोलीय दर्पण जो है ना, खोखले गोले का वह हिस्सा होता है, खोखले गोले का वह हिस्सा जिसका एक हिस्सा कलई किया गया हो और दूसरा हिस्सा परिवर्तन योग्य हो। और ये गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक तो उत्तल होता है, दूसरा अवतल होता है। देखिए समझते हैं। ये मान लीजिए गोला है, खोखला गोला है, और खोखला गोला ये परिवर्तक सतह है, और इसके बाहरी वाले हिस्से पे हम कलई कर दिए, जो उभरा हुआ साइड पे हम यहाँ पे कलई कर दिए। और धंसा हुआ भाग में ये क्या होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? धंसा हुआ भाग में होगा। तो धंसा हुआ भाग में परिवर्तन होगा तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। देखिए ये क्या है? उभरा हुआ हिस्सा पे कलई किया गया है और धंसा हुआ भाग परिवर्तन योग्य है, तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये धंसा हुआ भाग में हम क्या किए हैं? कलई किए हैं, और उभरा हुआ भाग परिवर्तन योग्य है। जैसे यहाँ पे है धंसा हुआ भाग में कलई किया गया है, उभरा हुआ भाग परिवर्तन योग्य है, तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के वह हिस्सा जिसका गोलीय दर्पण के उभरा हुआ हिस्से पे कलई किया गया हो और धंसा हुआ हिस्सा परिवर्तन योग्य हो, तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। और गोलीय दर्पण के धंसा हुआ हिस्सा कलई किया गया हो, उभरा हुआ हिस्सा परिवर्तन योग्य हो, तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है। अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण में कुछ इसकी सांकेतिक रूप की, इसके बारे में, ये क्या किसको कहते हैं, क्योंकि आगे इसमें गोलीय दर्पण में जैसे वक्रता त्रिज्या होती है, केंद्र होता है, फोकस दूरी होता है, इसको हम समझ लेते हैं ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आए। देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। तो गोला कोई वस्तु है तो उसका कोई कहीं ना कहीं त्रिज्या, कहीं ना कहीं केंद्र होगा, और केंद्र से ध्रुव तक मिलेगा तो उसको त्रिज्या हम बोलते ही हैं। जैसे वृत्त होता है तो वृत्त में हम देखते हैं कि केंद्र से जब ध्रुव तक मिलता है तो उसे हम त्रिज्या हम कहते हैं। इस तरह से ये जो गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण में जो सबसे बीच वाला हिस्सा होगा, इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, इसे सी से सूचित करते हैं, ये केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का केंद्र हो गया। और यहाँ पे जो सबसे ध्रुव वाला हिस्सा है, इसके हम ध्रुव कहेंगे या पोल कहते हैं। उसके बाद इसकी इन दोनों के बीच में जो दूरी होगा, इसे हम फोकस दूरी, यानी इन दोनों के बीच वाला जो हिस्सा होगा, इसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे, इसे हम फोकस कहते हैं। और ध्रुव से यहाँ तक मिलने वाली दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, और ध्रुव से सेंटर तक यानी कि केंद्र तक मिलने वाले दूरी को हम वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। ठीक है। अब हम इसमें समझ लेंगे, ये तो समझ में आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, ये मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण की कटा हुआ भाग जिसका उभरा हुआ हिस्सा को हम कलई कर दिए हैं, धंसा हुआ भाग पे परिवर्तन योग्य हो रहा है। तो जब धंसा हुआ भाग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि वो क्या है? अवतल दर्पण है। देखिए धंसा हुआ भाग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ये क्या है? अवतल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक क्या होगा? एक तो वस्तु दर्पण से टकरा के फोकस पे कटेगा। ठीक है। इसके जो प्रकाश है वो क्या होगा? दर्पण से टकराया गया और फोकस पे कटेगा। फोकस के कटने के बाद एक जो प्रकाश है वो सी से होती हुई जाएगी, और जहां पे ये कटेगी वहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो अब हम समझेंगे प्रतिबिंब क्या है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण है, दर्पण से परिवर्तन, ठीक है, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वो प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण है, दर्पण के सामने एक वस्तु रखा हुआ है, और यहाँ से एक दर्पण से परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन के बाद, ठीक है, परिवर्तन के बाद ये क्या आ रही? फोकस पे कटती हुई आ रही है। देखिए कोई भी वस्तु दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वो कहाँ कटेगी? फोकस पे कटेगी। दर्पण से ये क्वेश्चन आएगा। देखिए कोई वस्तु है, वो क्या होगा कि दर्पण से परिवर्तन के बाद वो फोकस पे कटती है। दर्पण से परिवर्तन के बाद वो कहाँ कटेगी? फोकस पे कटेगी। और एक तो फोकस पे कटेगी और दूसरी कहाँ कटेगी? दूसरी सेंटर से होती हुई जाएगी। एक फोकस पे कटेगी, दूसरी सेंटर से होती हुई जाएगी।
और ये जो किरणें जहां पे मिलेगी या फिर जहां पे कटेगी वहां पे क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब कहलाएगी। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब कहलाएगी। अब ये जो प्रतिबिंब है ये दो तरह की होती है, एक तो आभासी प्रतिबिंब होती है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होती है। एक आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। तो हम समझेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। देखिए, जब पूरा ये कट गया, किसी बिंदु से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, पूरा मिल गई, तो ये क्या कहलाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगी। पूरा अगर मिल गई, कट गया तो पूरा कट गया तो ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। अगर मिलती हुई प्रतीत होता कि हाँ यहाँ पे मिल रहा है तो ये आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। तो किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या कटती है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगी, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाएगी, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगी। अब देखिए इसका कैसे समझेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे पोल है, यानी कि वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, फोकस है, और ये ध्रुव है। तो फोकस और ध्रुव के मिलाने वाली दूरी को हम फोकस दूरी या एफ से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को हम एफ से सूचित करते हैं, और सेंटर से मिलाने वाली दूरी को हम वक्रता त्रिज्या आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वस्तु है ये फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है, और फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है तो ये तो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद ये फोकस पे आएगी। ठीक है, और दूसरा कहाँ आएगा, दूसरा देखिए दर्पण यहाँ पे का आया और टकराने के बाद ये फोकस पे कटा, और दूसरा क्या आएगा, सेंटर से आएगा। तो सेंटर से आएगा तो ये क्या होगा, प्रतीत, अब इधर तो कटेगा नहीं, कटेगा किधर, इधर की ओर, इधर तो चौड़ा होते जा रहा है, चौड़ा होते तो बड़ा हो जाएगा, ये दोनों आपस में कटेगा नहीं, कटेगा किधर, इधर की ओर, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे कटती हुई प्रतीत हो रही है, कट नहीं रही है, तो जब कटती हुई प्रतीत होगी तो ये क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है, और जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है ये क्या कहलाएगी, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे प्रतीत होता है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की कुछ घटनाएं या फिर विशेषताएं के बारे में समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है और आभासी प्रतिबिंब क्या होती है। ठीक है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को हम समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, जैसे मान लीजिए ये सेंटर हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। तो यहाँ पे हम अनंत और सेंटर पे कोई वस्तु को रखे हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, ये दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ से प्रकाश आती है, दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद कहाँ आएगा, फोकस पे कटेगा। गोलीय दर्पण की हम बात करें, गोलीय दर्पण में क्या होगा, फोकस पे कटेगा। फोकस पे कटने के बाद एक कहाँ आएगा, एक सेंटर से होता हुआ जाएगा। देखिए यहाँ से कहाँ आएगा, सेंटर से होता हुआ जाएगा। तो ये यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, पूरा कट गया, यानी कि वास्तव में मिल रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। अगर मान लीजिए ये दर्पण हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए P है, यहाँ पे F है फोकस दूरी, और यहाँ पे C है, और यहाँ पे हम कोई वस्तु को रखते हैं, तो ये क्या टकराएगा और पहले फोकस पे कटेगा, और दूसरा क्या होगा, C से होता हुआ जाएगा। अब C से होता हुआ जाएगा तो इधर तो कटेगा नहीं, कटेगा किधर, तो इधर कटता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि इधर तो परिवर्तन योग्य है ही नहीं कि इसको पार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, ये पारदर्शी है नहीं, सॉरी इधर तो रंगा हुआ है तो पारदर्शी है नहीं कि इसको पार करेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्रतीत होगा कि इधर की ओर ये कट रहा है। तो कटती हुई जो प्रतीत हो रहा है तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जितना बड़ा ये वस्तु है उतना बड़ा ये प्रतिबिंब नहीं है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब देखिए, ये उल्टा बन रहा है, ये सीधा बन रहा है,
वस्तु तो सीधा है लेकिन प्रतिबिंब क्या हो, उल्टा बन रहा है, इसको अपोजिट हो रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब को हम देखते हैं तो जैसा वस्तु है उसी तरह से प्रतिबिंब भी है, जिस तरह से वस्तु खड़ा है उस तरह से प्रतिबिंब भी खड़ा हुआ है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो रहा है, सॉरी आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई कि वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगी, उल्टा, और आभासी प्रतिबिंब सीधा। अब दर्पण के बारे विशेषता के बारे में बात करें, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की विशेषता के बारे में हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक तो ये है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ये क्या बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, आभासी सीधा। लेकिन हाँ, एक बात है कि आप समतल दर्पण में आप देखिएगा कि आप अपने दायां हाथ उठाएंगे तो दर्पण में बायां हाथ उठेगा, दर्पण के सामने दर्पण में जो चित्र दिखाई देगा वो उसमें बायां हाथ उठाएगा। आप अपने दायां हाथ उठाइएगा तो वो अपने बायां हाथ, वो आप अपने बायां हाथ उठाएगा तो वो दायां हाथ, मतलब पार्श्विक उल्टा बनता है। ठीक है, पार्श्व उल्टा होगा, तो ये आभासी सीधा होगा लेकिन पार्श्व उल्टा होगा। क्या होगा, पार्श्व उल्टा होगा। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा पार्श्विक उल्टा होता है। ठीक है, पार्श्विक उल्टा। हाँ, एक विशेषता और है इसमें कि समतल दर्पण में किसी वस्तु की प्रतिबिंब देखने के लिए प्रतिबिंब की साइज या आकृति वस्तु की आधी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखने के लिए दर्पण की साइज या दर्पण की आकृति दर्पण वस्तु के आधी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें समतल दर्पण की विशेषता है। साथ ही साथ जब प्रकाश की बात करें, इसमें प्रकाश की क्या प्रक्रिया होती है, तो समतल दर्पण में जब लंबवत प्रकाश को डालेंगे, तो हमने अभी पढ़ा है ना प्रकाश के परावर्तन में कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के बराबर होगा। तो लंबवत किसी वस्तु को हम डालते हैं, लंबवत, तो ये इसी दिशा में वापस लौट जाएगी और यहाँ पे क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से आप जिस दिशा में आ रही है इस दिशा में वापस जा रही है। याद रखिएगा कि समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे हम समझते हैं, ये रहा समतल दर्पण की विशेषता। आगे हम देखते हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण हम जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण। तो अभी भी हम बताए हैं कि खोखले गोले का वह हिस्सा जिसका धंसा हुआ भाग परिवर्तन योग्य हो और धंसा हुआ भाग पे कलई किया गया है और उभरा हुआ भाग परिवर्तन योग्य हो। धंसा हुआ भाग पे कलई किया गया हो और उभरा हुआ भाग परिवर्तन योग्य हो, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब हम समझते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होगा, जिसका धंसा हुआ भाग परिवर्तन योग्य हो तथा उभरा हुआ भाग पे कलई किया गया हो। उभरा हुआ भाग पे हम क्या कर दिए, कलई कर दिए और धंसा हुआ भाग परिवर्तन योग्य है, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। एक तो ये हम लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये केवल क्या बनता है, केवल आभासी प्रतिबिंब।
उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ये केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब केवल आभासी होता है और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब केवल आभासी होगा, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों होगा। ठीक है, यही नहीं, हम एक टॉपिक को इस जो चिन्ह प्रॉपर्टी है इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, लेकिन फिलहाल उससे रिलेटेड एक चीज बता रहे हैं इसमें, आप कल समझ लीजिए, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, प्लस VE, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सब पूछे या ना पूछे, ये चीजें तो जरूर पूछेगा, ये चीजें जरूर पूछेगा एग्जाम में, फिक्स है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, यानी कि क्या होगा, ये -VE होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम समझेंगे, अच्छा हाँ एक चीज तो हम भूल ही रहे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फोकस दूरी याद होगा, इससे पीछे हम पढ़ाए हैं फोकस दूरी। ठीक है, जो गोलीय दर्पण बता रहे थे, तो फिर एक बार हम समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये पोल हो गया, ध्रुव हो गया, और ये हो गया इसका सेंटर, तो इसके बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाए, सॉरी फोकस कहलाती है F। और यहाँ से ध्रुव से और P तक की जो दूरी है, जितना भी दूरी है, ये क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। ये ध्रुव हो गया और ये क्या होगा, सेंटर, इसके बीच में क्या होगा, फोकस होगा, और इसकी जो दूरी होगी ये फोकस दूरी कहलाएगी। और ध्रुव से जो सेंटर तक मिलने वाली दूरी होगी ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी R। ठीक है, अब इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, F बराबर R/2। देखिए यहाँ पे ये बड़ा है और इसकी ये आधा है, यानी F के मान R का आधा है, इसी को हम कहते हैं F बराबर R/2। ठीक है, ये तो समझ में आया, फोकस दूरी समझ में आ गया क्या है, और वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है आवर्धन। आवर्धन को हम समझते हैं, आवर्धन क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर से हम उस फोटो को फिर से बना रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए F होगा, यहाँ पे C होगा, और एक वस्तु यहाँ पे, यानी कि सेंटर और अनंत के बीच में कोई वस्तु को हम रख रहे हैं। अब ये क्या होगा, ये मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, बाहर की ओर से कलर किया गया है, अंदर की ओर भाग परिवर्तन योग्य हो, यानी कि ये अवतल दर्पण है। इसमें क्या होगा, प्रकाश वस्तु से टकराएगा और टकराने के बाद कहाँ पे, फोकस पे ये कटेगा, और दूसरी ओर क्या होगा, सेंटर से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे कट रहा है, तो यानी कि यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो ये वस्तु जो है, वस्तु को हम H से सूचित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को H से हम सूचित करते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई कितना हो गया, H हो गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम H डैश से सूचित करते हैं कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है ये H डैश हो गया। अब देखिए अब हम आवर्धन को देखेंगे। आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि H डैश का मान बटे में H, ये क्या होगा, आवर्धन कहलाएगा। सीधी सीधी बात है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अर्थात आवर्धन m होता है, आवर्धन m बराबर H डैश बटे में H, और यहाँ पे H डैश क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा, क्योंकि ये वस्तु के उल्टा बन रहा है, वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब क्या है, नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो आवर्धन क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि m इज इक्वल टू माइनस H डैश इज इक्वल टू H। ठीक है, और यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है
एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आई होप ये चीज़ इतना तक चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल पे।